किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अगर आप पॉलिटी के सेक्शन को कर लिए तो आपके आराम से उसमें 10-12 क्वेश्चन आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लाने के लिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर को जो टॉपिक होता है, ये कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर अपने हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इसके वीडियोस आपको मिल सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, जो अब आने वाली जो भी 27 अक्टूबर को जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लैंग्वेजेस में है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही चीज़ मैंने इसमें रखी हैं। और इसके अलावा यूपी स्पेशल जो कि आपको करीब 15 से 20 मार्क्स के आएंगे, उसके लिए भी मैंने आपके यहाँ पे फ्री में सारी तैयारी करा के रखी हुई है। तो इस सेक्शन को आप ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 में दिया हुआ है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि कुछ स्टेट्स में सिंगल हाउस होते हैं, यानी वहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा, या फिर उसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर वहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ बाई कैमरल होता है, और ये आर्टिकल 169 होता है, यानी उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं। तो ये अगर किसी स्टेट में अगर आपको विधान परिषद क्रिएट करना है, ठीक है, विधान परिषद को अगर आपको बनाना है तो वहाँ पे क्या करना होता है। तो ये आर्टिकल 169 में ये दिया हुआ है कि पहले जो स्टेट की विधानसभा है, यानी वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले वो इनिशिएट करे, क्या करे, एक रेजोल्यूशन पास करे। कैसे पास करेंगे, एक स्पेशल मेजॉरिटी उसके लिए लगती है विधानसभा में, जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। इसका क्या मतलब होता है कि आपको 2/3 बहुमत चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है वहाँ पे जो वोट कर सकते हैं उनकी 2/3 बहुमत चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो टोटल मेंबरशिप है उसका भी बहुमत चाहिए, ठीक है। इन दोनों बहुमत के मिलने के बाद आपको उसी को बोला जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। अगर ये मेजॉरिटी आपको मिल जाएगी तो ये माना जाएगा कि विधानसभा से ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है, यानी स्टेट की तरफ से ये बिल पास हो चुका है। लेकिन स्टेट अपने आप से विधान परिषद क्रिएट नहीं कर सकता। विधान परिषद को क्रिएट करने का जो पावर होता है वो होता है पार्लियामेंट के पास। किसी भी स्टेट में अगर आप विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर अगर अपने स्टेट असेंबली से आपने स्पेशल मेजॉरिटी लेकर के ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो फिर ये इसके बाद ये पार्लियामेंट के पास आएगा, और पार्लियामेंट में सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी लगती है इस रेजोल्यूशन को पास करने में। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो रेजोल्यूशन जो विधानसभा से आया है, यानी स्टेट की तरफ से ये जो रेजोल्यूशन आया है, ये पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास इसको रिजेक्ट करने का भी पावर है। अगर पार्लियामेंट को इसको लगता है कि वो इसको एंटरटेन कर सकते हैं तो ही एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज़ वो उसको नहीं करेंगे। तो कोई भी बाइंडिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में एज इट इज़ ऐसे ही पूछी जाती हैं कि पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि किस मेजॉरिटी से विधान जो स्टेट असेंबली है वो किस मेजॉरिटी से हो सकती है, भेजती है, सिंपल मेजॉरिटी से भेज सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी से भेज सकती है। फिर पार्लियामेंट के पास कौन सी मेजॉरिटी लगती है। फिर ये जो रेजोल्यूशन होता है क्या ये पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद आर्टिकल्स तो आपको फिर पता ही होना चाहिए कि किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से जो विधानसभा होती है, यानी जो विधान परिषद को क्रिएट करने में विधानसभा रेजोल्यूशन पास करती है, और अगर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया तो वहाँ पे उस स्टेट में विधान परिषद क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उन्होंने पास नहीं किया, उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो बिल पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वहाँ पे विधान परिषद नहीं बन पाएगा। तो आपको पता करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी दोनों विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, ठीक है।
तो आपको मैं हिंट देने के लिए एक बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश। बाकी आप ज़रा लिस्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे दोनों विधान परिषद और विधानसभा है। इसका मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा तरीका है जिसमें स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर होती है। ठीक है, मतलब इस तरह से वो बिल एक पास जो विधान परिषद जब आप किसी असेंबली में किसी स्टेट में ले आ सकते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा तरीका है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, तो वो यही तरीका होता है कि जहाँ पे जब उसको विधान परिषद बनाना होता है और उसके लिए बिल पास करना होता है तो ही वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि विधान परिषद और विधान, इन दोनों में किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, इन टाइम इसमें किस टाइप से मेंबर चुने जाते हैं, ये सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो पहले आते हैं विधान सभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं वो होते हैं 500 मेंबर। ठीक है, ये नंबर आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। देन उसमें जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 60। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये नंबर 60 से भी कम है, जैसे कि आसाम, गोवा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देन विधानसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपने देखा होगा, आपके जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, उनका मंत्रिमंडल चुना जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, उसमें वहाँ पे एक जो आपका स्टेट होता है वहाँ के टेरिटरीज़ को डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। ठीक है, और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो नंबर ऑफ सीट्स को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट के पास मान लीजिए कि 80 सीट्स हैं। ठीक है, अब इसको 80 सीट से 81 सीट करना है या 82 सीट करना है, ये पावर किसके पास आएगी, ये पार्लियामेंट के पास आएगी, एक्स स्टेट के पास ये पावर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, सीट कितनी सीट होती हैं स्टेट में उसको चेंज करनी है या नहीं करनी है, और इसी चीज़ को रीएडजस्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रीएडजस्टमेंट, और ये चीज़ मेंशन है कहाँ पे, आर्टिकल 170 में। ठीक, और पहले विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस भी होते थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो भी रिसेंटली अपडेटेड चीज़ ये है कि इसको रिमूव कर दिया गया है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में पढ़िएगा कि 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, जिसकी वजह से जो एक एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट किया जाता था बाय गवर्नर, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए विधानसभा के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। ठीक है, तो विधान परिषद में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 1/3 ऑफ द विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उसका 1/3 मेंबर ही मैक्सिमम नंबर विधान परिषद में हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगा। देन मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो 40 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, 40 से कम नहीं हो सकते। हालांकि सिक्किम ऐसा स्टेट है जहाँ पे 40 से कम हो जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे आपको 40 से कम नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें आपको चीज़ ये रखने हैं कि कुछ यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद में जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ लोगों को तो इलेक्ट किया जाता है और कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो आपने विधान सभा में ये देखा कि सबको डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद में कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है। तो नॉमिनेशन का चांस पहले इसमें था, जो गवर्नर एक नॉमिनेशन करते थे, लेकिन ये अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फुल्ली 100% इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि इस टाइप का इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं,
बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो PR सिस्टम इसे शॉर्ट में कहा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब उसमें अलग अलग मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे ये चीज़ में बताया जाता है। तो जो विधानसभा होता है वो पहली बात वो विधान परिषद के 1/3 मेंबर यानी 1/3 मेंबर्स को विधानसभा ही इलेक्ट करता है, ठीक है। विधानसभा ही विधान परिषद के 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करता है। देन लोकल बॉडी से 1/3 मेंबर्स आते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से 1/12 आते हैं। और इसमें जो मिनिमम इनकी क्राइटेरिया होती है वो ग्रेजुएशन होती है। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा टीचर्स भी होते हैं, ये भी आते हैं। 1/12 जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द विधान परिषद वो टीचर्स हो सकते हैं। और गवर्नर जो होते हैं ये 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो गवर्नर भी यहाँ पे नॉमिनेशन करते हैं। और ये किस किस फील्ड से लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? सोशल सर्विसेज से, कोई कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, कोई आर्ट का फील्ड का पर्सन है, कोई लिटरेचर का फील्ड का पर्सन है, कोई साइंस का फील्ड का पर्सन है। तो ऐसे फील्ड के लोगों में से आप 1/6 मेंबर को चुन सकते हैं। ये 1/6 मेंबर है जो विधान परिषद के जो टोटल सीट्स हैं उनका 1/6 मेंबर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा अगर 60 सीट्स हैं विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में अगर 60 मेंबर्स हैं तो इसके 10 मेंबर्स 1/6 कितना हो जाएगा? 10 मेंबर्स जो होंगे वो गवर्नर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा आपका विधान सभा और विधान परिषद में जो कॉन्फ़िगरेशन है, किस टाइप से इलेक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इतनी क्लैरिटी रखिए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बिल्कुल आराम पढ़िएगा एक बार फिर से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आने की और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने की, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बता दे रहा हूँ, विधानसभा, इसमें जो मिनिमम ईयर होता है, मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल, ठीक है। और इसमें आपको इनरोल होना पड़ेगा, मस्ट बी इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल, मतलब आपकी जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिर्फ वहीं पे जो भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपको किसी स्टेट की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, ठीक है, इनरोल होना चाहिए। और आपको 25 साल का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में एंट्री अगर आपको लेनी है तो वहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स दी गई है। तो एज पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। देन अगर डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस देखा जाए तो आर्टिकल 191 में दिया हुआ है कि गवर्नर डिसक्वालीफाई करते हैं, गवर्नर डिसक्वालीफाई करते हैं, लेकिन उनको एडवाइस लगती है इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लगती है किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। देन इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन इस पूरे लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर होता है, किस टाइप से बिल पास होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 टाइप के बिल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल वो होते हैं जो मनी बिल नहीं होते हैं। तो मनी बिल क्या होते हैं? मनी बिल ऐसे जो पैसों से रिलेटेड होते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो ऑर्डिनरी बिल में आ जाता है, ठीक है। तो मनी बिल का जो मेंशन है वो आर्टिकल 199 में है और ऑर्डिनरी बिल का ऐसा कोई मेंशन नहीं है किस आर्टिकल में है। जैसे मैंने बताया आपको, जितने भी टैक्सेस और इन सब चीज़ों से पैसे का जो मैटर होता है उससे अगर आप अलग कर दें चीज़ों को तो वो ऑर्डिनरी बिल में चला जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल अगर आपको किस टाइप से पास होता है, किस जगह पे आ सकता है, मतलब विधान परिषद में किस तरह से पास होता है, विधानसभा में किस टाइप से पास होता है, और मनी बिल भी सेम क्या उसका प्रोसीजर है, यही चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
सो अगर आप ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो इसको आप किसी भी हाउस में एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, तो मतलब आप इसको विधान परिषद में भी ला सकते हैं बिल, ठीक है, या फिर विधानसभा में भी इस बिल को ला सकते हैं, ठीक है, पास कराने के लिए। तो विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों जगहों पे ये बिल लाया जा सकता है। तो लेट सपोज कि ये अगर विधानसभा में ये बिल आता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल आता है, और ये बिल यहाँ पे आया और बिल यहाँ से पास होता है, तो बिल का पास होने का मतलब ये है कि आपको दोनों हाउसेस से बिल पास कराना पड़ता है। पहले वो दो विधानसभा से या विधान परिषद इन दोनों से बिल पास होगा, ठीक है, दोनों की जब मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद ये गवर्नर के पास जाता है, उसके बाद ये बिल बन जाता है, बिल एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको दोनों विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिल को पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको इसमें आगे अभी बताऊंगा। तो अगर आपने बिल विधानसभा में लेके आया और विधानसभा में आपने बिल पास कर दिया, विधानसभा के बाद ये बिल जाता है विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में ये बिल जाता है। तो विधान परिषद के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे विधान परिषद की जो पावर है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। विधान परिषद की पावर ओवरऑल, आप ऐसा आइडिया दिमाग में रखिए कि विधान परिषद की जो पावर होती है वो ओवरऑल कम होती है, ठीक है, और विधानसभा की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम समझेंगे कि किस टाइप से बिल पास किया जाता है। तो अगर आपने विधानसभा में लेके आए, विधानसभा से आपने पास कर दिया और अब विधान परिषद में गया है, तो विधान परिषद के पास क्या ऑप्शन है। विधान परिषद पहली बात तो इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि जो बिल है ये गलत है और इसको हम लोग नहीं मानेंगे और ये सब, ठीक है। तो ये रिजेक्शन नहीं हो सकता, विधान परिषद उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है, क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, अमेंडमेंट आप ला सकते हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होगा ये विधानसभा के ऊपर, यानी विधानसभा के ऊपर, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर ये अमेंडमेंट्स बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि विधान परिषद जो होती है इसकी पावर कम होती है, तो जो कम पावर वाला इंसान अगर किसी ज़्यादा पावर वाले को कुछ कह रहा है तो ज़्यादा पावर वाले के पास ये पूरा ऑप्शन है कि वो उसको बात ही ना माने, ठीक है। ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो विधानसभा के पास ये ऑप्शन है कि वो इसको बाइंडिंग नहीं होती उसके ऊपर ये अमेंडमेंट्स, और ये इसको रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो अमेंडमेंट्स अगर देना है तो ये कैसे देगा। मैक्सिमम जो विधान परिषद के पास टाइम होता है किसी भी बिल को अमेंड करने में या फिर उनको कुछ रिकमेंडेशन देने में, तो वो मैक्सिमम 3 मंथ का होता है। 3 मंथ के बाद ये वापस जाएगा विधान सभा में, ठीक है। विधानसभा में ये जाएगा, विधानसभा में मान लीजिए कि ये जो आपने यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं कि ये चीज़ें आप चेंज कर दीजिए, तो ये विधानसभा में गया, विधानसभा में इसको मंजूरी मान लीजिए मिल गई, ठीक है। विधानसभा ने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग आपकी बात मान लेते हैं और आपने जो जो चेंजेस करने को कहा है वो हम कर देते हैं। इसको करने के बाद आफ्टर अमेंडिंग फिर से बिल अमेंड हो जाएगा, बिल करने के बाद इसको वापस से भेजा जाएगा विधान परिषद के पास कि देखो हमने भेज तो दिया, हमने कर दिया है, अब करो। तो अब इनके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम होगा अप्रूवल देने का, सिर्फ अप्रूवल ही दे सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अगर अमेंडमेंट जो होता है यहाँ पे 1 मंथ के बाद, अगर 1 मंथ में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मान लीजिए विधान परिषद ने 1 मंथ के अंदर कुछ नहीं कहा, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो अमेंडमेंट है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है, अप्रूव हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि विधान परिषद कहीं अड़ गया है और कह रहा है कि हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। वो कुछ टाइम ज़रूर ले रहा है, 3 मंथ ले रहा है, यहाँ पे 1 मंथ ले रहा है, लेकिन वो उसको पास करना ही पड़ता है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता विधानसभा और विधान परिषद में, और इसीलिए यहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग आपको लोकसभा में, राज्यसभा में दिखाई देती होगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में आपको और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में आपको किसी बिल पे अगर असहमति होती है तो कोई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
आता ही आता है, तो ये चीज़ जान लीजिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आता वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि विधानसभा जो होती है एक हायर पावर होती है इनके पास, और विधान परिषद छोटी पावर होती है इनके पास पावर होती ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये बस अमेंडमेंट भेज सकते हैं, कुछ रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं चीज़ें, लेकिन वो भी विधानसभा उसको भी मना कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस जहाँ पे बिल जो है पहले इंट्रोड्यूस किया गया है विधानसभा में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हम लोग बिल विधान परिषद में लेके आते हैं पहले, यानी जो छोटे वाले जो कम पावर वाले हैं वहाँ पे बिल मान लीजिए कि ये आता है कोई, उसके बाद वहाँ पे मान लीजिए कि पास हो गया, ऑब्वियसली वहाँ पास हो गया, फिर ये जाएगा विधानसभा के पास। विधानसभा के पास सिंस इसके पास ज़्यादा पावर है तो ये इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यही उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। और अगर विधानसभा ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया तो अब क्या हुआ, विधान परिषद में भी एक्सेप्ट हो गया, विधानसभा में भी एक्सेप्ट हो गया, अब ये गवर्नर के पास बिल जाएगा। ठीक है, तो यही दो इसमें तरीके थे जिस तरह से बिल को लाया जाता है, या तो आप विधान परिषद में लेके आइए या फिर आप विधान सभा में लेके आइए। और मैंने आपको दोनों का प्रोसेस बताया। इस पूरी चीज़ को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि मान लीजिएगा विधान परिषद से भी पास हो गया और आप विधानसभा से भी पास हो गया, तो अब ये बिल किसके पास आने वाला है, गवर्नर के पास आएगा ये बिल, कि गवर्नर सर आप इस बिल को पास करिए। ठीक है, तो गवर्नर के पास भी ऑप्शन होंगे। क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, उनके पास या तो वो कहेंगे कि हाँ भाई चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी सारी चीज़ें, हम इसको पास कर देते हैं। ठीक, फिर आता है या तो हम विथ होल्ड कर देंगे। विथ होल्ड का मतलब होता है हम रिजेक्ट कर देंगे, हम आपकी इस बिल को ही पूरा तरह से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर रिकन्सिडरेशन भी कर सकते हैं, मतलब अगर बिल में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नर को लगती है कि इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो ये वापस जाता है विधानसभा के पास। ठीक है, या फिर विधान परिषद के पास। तो इसके बाद और चौथा ऑप्शन क्या है, या फिर आप जो गवर्नर हो सकते हैं वो रिज़र्व कर सकते हैं कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए कि ये प्रेसिडेंट सर ही इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो बिल, उस बिल को रिज़र्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको बिल को रिज़र्व करना ही करना होगा प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो कोई ऐसा बिल आया है, मान लीजिए विधानसभा ने एक बिल पास किया जहाँ पे हाई कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है, ये बिल मान लीजिए गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर के पास ऑप्शन कुछ नहीं है, गवर्नर कहेगा कि ये सीधे बिल जा रहा है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट सर ही इसको अब देखेंगे क्योंकि ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का मैटर है और इसमें प्रेसिडेंट सर ही करेंगे। तो अब ये मान लीजिए कि जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास क्या इसके लिए ऑप्शन है, ये आर्टिकल 201 में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है आप जुरिस्डिक्शन कम करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, एक्सेप्टेड। आप विथहोल्ड कर सकते हैं, विथहोल्ड का मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और ये बिल ख़त्म हो जाएगा। फिर आप रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो रिकन्सिडरेशन के लिए ये वापस आएगा आपके विधानसभा में, विधानसभा में वापस आया, विधानसभा में वापस आने के बाद मान लीजिए कि विधानसभा ने इसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद ये वापस आएगा प्रेसिडेंट के पास। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास फिर से ये ऑप्शन हो जाएंगे कि एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो भी चेंजेस विधानसभा कर रही है, रिकन्सिडरेशन के बाद जो चेंजेस विधानसभा कर रही है, ये प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी बाइंडिंग नहीं होता है उनके ऊपर कि उनको असेंट देना ही देना है। ठीक है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए
कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे बिल्स जो होते हैं पास होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स का ये पास होने का पूरा प्रोसीजर है। तो इसमें आप देखेंगे कि गवर्नर भी इंक्लूडेड होंगे और कुछ केसेस में प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पूरा चीज़ जो है एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको फिर से ये पूरी क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। अब मनी बिल मैंने इसे बताया कि टैक्सेस से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसको कहते हैं कि मनी बिल, या फिर पैसे के लेन देन से जो होता है राजकीय जो स्टेट का जो राजकोष होता है उससे अगर कोई चीज़ रिलेटेड होता है, चेंजेस करने होते हैं तो वो मनी बिल में आता है। और वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 199 में है, ठीक है। तो मनी बिल जो होता है इसकी पहली बात तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आती है, ठीक है। और ये विधान परिषद में नहीं आती है। जैसा हमने विधान ऑर्डिनरी बिल के केस में देखा था कि इसमें हम विधान परिषद में भी ला सकते थे चीज़ें और विधानसभा में भी ला सकते थे, लेकिन मनी बिल के केस में आपको याद रखना है कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन विधानसभा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर से। गवर्नर से पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। देन विधान परिषद के पास क्या ऑप्शन होगा? मान लीजिए कि विधानसभा ने इसको पास किया, अब ये गया विधान परिषद के पास। तो मैंने ऐसे ही आपको सिंपल एक बताया था कि विधान परिषद के पास ज़्यादा पावर होती नहीं है, तो वो उसको कांट रिजेक्ट, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अमेंड तो कर ही नहीं सकता, अमेंड मतलब चेंजेस नहीं कर सकता, खुद से चेंज नहीं कर सकता। वो बस इतना कर सकता है कि वो एक पेपर पे रिकमेंडेशन लिख के भेज सकता है कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, इस बिल में ये चेंजेस आप चाहो तो कर दो, ठीक है, चाहो तो कर दो। तो ये बिल जाता है और ये आपको करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। इसकी टाइम लिमिट दी हुई है, ठीक है। ये टाइम लिमिट, यही टाइम लिमिट क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको ये टाइम लिमिट पढ़ना है। जैसे यहाँ मैंने आपको 14 डेज़ बताया, इधर मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 मंथ बताया, फिर यहाँ पे 1 मंथ बताया। ये टाइम लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये आपको 14 दिन के अंदर विधान परिषद को ये देनी है। और देने के बाद मैंने कहा कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो रिकमेंडेशन है ये सिर्फ एक मतलब एक सलाह है कि इतनी कुछ चेंजेस करना चाहिए, चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये बाइंडिंग नहीं होती है ऑन विधानसभा, ठीक है। तो विधान परिषद ने कुछ रिकमेंडेशन पेपर में लिख के दी, विधानसभा कहा कि कोई बाइंडिंग नहीं है मेरे ऊपर, मैं चाहूँगा तो करूँगा, नहीं मन होगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये प्रोसीजर होता है आपका मनी बिल से रिलेटेड, किस तरह से मनी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। यही लेजिस्लेचर प्रोसीजर आपको आइडिया होना चाहिए। देन आर्टिकल 200 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 200 ये बोल रहा है कि जब मनी बिल विधानसभा से भी पास हो गया और विधान परिषद से भी पास हो गया, तो अभी भी हम लोग मनी बिल की ही बात कर रहे हैं, तो विधानसभा से में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहीं पे इंट्रोड्यूस हो ही सकता था। फिर ये विधान परिषद में गया क्योंकि दोनों हाउसेस का यहाँ पे अप्रूवल ज़रूरी होता है, तो विधान परिषद ने भी अप्रूवल दे दिया। फिर ये गया किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं फिर इसको देख लेते हैं। गवर्नर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, गवर्नर इसको विथहोल्ड कर सकते हैं मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगेन ये रिज़र्व कर सकते हैं कोई भी बिल प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास भी इस बिल को रिज़र्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, प्रेसिडेंट या तो उसको असेंट मतलब दे दें यानी उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर उसको रिजेक्ट कर दें। तो मनी बिल भी रिजेक्ट किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं और गवर्नर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नर के क्या पास क्या ऑप्शन है कि या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर उसको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और सेम आप प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर को आप ज़रा एक बार फिर से ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगर आपने इतनी चीज़ें आपके क्लियर हैं तो आप इसमें कहीं गलती नहीं करेंगे, ठीक है।
और जो मैंने आपको कहा है कि आपको किस किस स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो डू पार्टिसिपेट। और इस टाइप की अगर आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए पॉलिटी में, तो आप मुझे उसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इस टाइप से और भी आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिल सके, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।